अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम FIR के सेगमेंट फाइनल वर्डिक्ट में मैं हूं आपके साथ रबाब असद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक 17 साला चित्राली टिकटॉकर सना यूसुफ के बेईमाना कत्ल की। जी हां, जिसने पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख दिया है। वो जो ज़िंदगी जीना चाहती थी अब मनो मिट्टी तले जा सोई है, और उसकी वजह बनी उसकी ना, एक ऐसी ना जिसका उसे पूरा इख्तियार था और इसने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल भी किया। लेकिन हमारी सोसाइटी में किसी औरत की ना मर्द की अना को ऐसी ठेस पहुंचा देती है कि वो उसे अपनी मर्दानगी का मसला बना लेता है। सना कत्ल केस रिपीटेड रिजेक्शन का कोई पहला केस नहीं है, और ये आज दुनिया भर में बढ़ते हुए फेमिसाइड के केसेस को भी वाजे करता है। फेमिसाइड यानी औरतों को उनकी जिन्स की बिना पर कत्ल करना। आज इन्हीं सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम FIR के होस्ट और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़हीम सिद्दीकी साहब। उनसे सबसे पहले जानेंगे कि फ़हीम साहब, आप ये बताइए कि सना यूसुफ के केस के हवाले से आपने एक पूरा प्रोग्राम किया, पूरा उस डिटेल्स के साथ। आज की क्या अपडेट है, अब क्या अपडेट सामने आ रही है? जी रबाब, इस केस में बहुत अहम अपडेट सामने आई है, और ये अपडेट ये है कि उमर हयात उर्फ काका को बतौर कातिल शनाख्त कर लिया गया है। और ये शनाख्त जो है वो अडियाला जेल में हुई है। और शनाख्त क्या है, सना यूसुफ की वालदा फरजाना यूसुफ और जो उसकी फुप्पो थी लतीफ़ा शाह, जो इस वाक़े की ऐनी शाहिद हैं, इन दोनों ने इसे शनाख्त किया है। इस्लामाबाद में जो अडियाला जेल है वहाँ पर जो है इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए हमें ये बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में, सरबराही में ये बाकायदा तौर पर शनाख्ती परेड हुई है। और दोनों ने ये कहा है कि हाँ, ये है उमर हयात उर्फ काका जिसने सना यूसुफ को उनके सामने कत्ल किया। तो ये एक बहुत अहम अपडेट है इस केस में। और इसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि इस केस में पुलिस को या को एक ऐसा बयान मिल चुका है यानी शाहिदीन की मदद से कि जिसकी बुनियाद पर अब उसे केस को आगे चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो है अब अगला मरहला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अब इस मुलजिम से तफ्तीश के लिए पुलिस को जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस्मानी रिमांड तो मिला नहीं था। तरीक़ेकार यही होता है कि अगर ऐसा कोई कत्ल का केस हो तो उसमें पहले शनाख्ती परेड कराई जाती है। तो शनाख्ती परेड अब हो चुकी है। अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर इसके जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त देगी अदालत को, और अदालत से जब इसका जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा तो फिर इससे तफ्तीश की जाएगी। और ये तफ्तीश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तफ्तीश नहीं कर सकी थी पुलिस, क्योंकि इस्लामाबाद से इसे गिरफ़्तार किया और फैसलाबाद से इसे गिरफ़्तार किया जब इस्लामाबाद पुलिस ने, और इस्लामाबाद लेकर आ रहे थे तो बहुत कम वक्त था इनके पास। इस दौरान जो उससे बात हो सकी रास्ते में, या थोड़ी बहुत बात इस्लामाबाद लाने के बाद हो सकी, वो सिर्फ इतनी ही थी कि इसने एतराफ़ किया कि हाँ मैंने कत्ल किया है सना यूसुफ को। इससे पूछा कि भाई अच्छा हथियार कहाँ है, तो हथियार का इसने बता दिया कि जब मैं सना यूसुफ को कत्ल करके निकला हूँ तो मैंने इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में ही जो है वो झाड़ियों में छुपा दिया था। तो इसे फिर वहाँ ले जाया गया, झाड़ियों से वो हथियार जो है वो बरामद कर लिया गया। वो 30 बोर का वो पिस्टल है। उसके बाद वो पिस्टल और जो कमरे से जो है 2 खोल मिले थे, ये फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब वो आ जाएगी। अब जो है तफ्तीश के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है हमें मिलेगा। सबसे अहम सवाल तो यही है कि ये हथियार इसके पास कहाँ से आया। तो ये जाहिर है जो अभी तक जो इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसका कोई अफ़गानी दोस्त था, उसने अफ़गानिस्तान से मंगा कर दिया था। क्या ये बात ठीक है? इसका जवाब मिलेगा हमें। और अगर कुछ ऐसा है तो वो अफ़गान कनेक्शन जो है वो भी रिवील्ड होगा। फिर ये बात कि क्या वाकई सना उमर से कोई मदद ले रही थी अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए। तो कहा जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए भी कह रहे हैं, मीडिया में भी कुछ इस तरह की बातें आई हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा है तो कुछ रवाबित पहले से थे वो सामने आएंगे। मुझे ये बात लगती तो बहुत अजीब सी है कि एक टिकटॉकर जिसके जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत कम हैं, और एक टिकटॉक स्टार है जिसके लाखों में फॉलोवर्स हैं, वो मदद ले रही है एक छोटे से टिकटॉकर से। लेकिन जो भी है वो सामने आ जाएगा। ये सवाल बहुत है इस वक्त जो है वो लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या वाकई इन दोनों में पहले से कोई राब्ता था। और एक और बहुत अहम बात का, एक और बहुत अहम सवाल का जवाब भी हमें मिलेगा तफ्तीश में, और वो ये है कि क्या वाकई सना यूसुफ ने उमर हयात को 2 जून को मिलने के लिए बुलाया था। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 29 मई को जो सालगिरह का दिन था सना यूसुफ का, उस दिन उमर हयात फैसलाबाद से एक लग्जरी फॉर्चूनर गाड़ी बुक करा के और बहुत सारे तहाइफ लेकर सना से मिलने के लिए इस्लामाबाद आया था। लेकिन सना उस दिन नहीं मिली तो वो बहुत गुस्से में वापस गया था। उसके बाद जो है सना का और इसका रब्ता हुआ, और सना ने इसे कहा कि तुम आओ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। और 2 जून को जो है उसने उसे टाइम भी दिया, और 2 जून को जब वो आया तो फिर सना दोबारा नहीं मिली। लेकिन उस रोज़ जो है वो सना वो ये सोच कर आया था मुलजिम कि अब अगर ये मुझसे नहीं मिलती तो वो उसके जहन में बाकायदा एक प्लान था,
और उसने उसके ऊपर उस रोज़ अमल भी किया। तो इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि क्या वाकई ये दोनों इस हद तक राब्ते में थे। तो बहुत से अहम सवाल हैं जिनके जवाब जो है अभी आना बाकी हैं, और ये अब जब उसका जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा, उससे तफ्तीश होगी, तो ये सवालों के जवाब जो हैं वो सामने आएंगे। इसी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो हम फुटेज देख रहे हैं बार बार जो खबरों में दिखाई जा रही है, तो उसमें कातिल का चेहरा जो है वो ढका हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि नूर मुकद्दम का केस होता है, कंदील बलोच का केस होता है और बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जो कातिल है उसके चेहरे को नहीं ढका जाता, तो इस वाले केस में इतना ज़्यादा क्यों चेहरे पर नकाब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग अमूमन ये सवाल सोशल मीडिया पे भी करते हैं और मुझसे भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, कानून ये कहता है कि आपने किसी शख्स की शनाख्ती परेड अगर करानी है तो आप उसे जो है बगैर नकाब के कहीं मूव नहीं करेंगे, यानी वो कैमरों में नहीं आना चाहिए। अच्छा। अगर वो कैमरों में आ जाएगा तो कल जब उसको शनाख्ती परेड की सूरत में जब उसे शनाख्त करेगा, जिसने भी शनाख्त करनी है, गवाह जो है, तो उसका वकील डिफेंस लॉयर ये कह सकता है कि ये इस बुनियाद पर शनाख्त कर रहा है कि इसने इसकी तस्वीर मीडिया पे देख ली थी, सोशल मीडिया पे देख ली थी, या अखबारात में छप गई थी, या चैनल पे चल गई थी, इसलिए जिस मुलजिम की शनाख्ती परेड कराना हो उसे चेहरा ढांप कर लाया जाता है उस वक्त तक जब तक उसकी शनाख्ती परेड का मरहला मुकम्मल ना हो। उसके बाद फिर ये इशू नहीं रहता। फ़हीम साहब, ये भी बताइएगा कि ये अपने तर्ज का कोई अनोखा या कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी नॉलेज में होगा कि कितने ऐसे वाक़यात जो एक के बाद एक होते चले गए और एक लंबी फहरिस्त है ना ख़त्म होने वाली। हाँ, देखिए, वाकई आपकी बात ठीक है कि जो टिकटॉक स्टार्स हैं या टिकटॉकर्स जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे अगर हम उनकी बात करें तो हमें कई केसेस जो हैं वो नज़र आते हैं। सना यूसुफ तो एक केस है ही, इससे पहले सीमा खासखैली का केस है, एक सीमा रबाब का केस है, एक आयत मरियम का केस है, एक जन्नत कुकू का केस है, इसके अलावा जो है वो कंदील बलोच का बहुत मशहूर केस है। तो एक लंबी फहरिस्त है, और ये भी वो केसेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो रिपोर्टेड केसेस हैं। बहुत से ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो रिपोर्ट ना हुए हों। तो मैं आपको सबसे पहले अगर जिक्र करूँ सीमा खासखैली के केस का, तो मैं उससे बात शुरू करना चाहूँगा। सीमा खासखैली जो है ये खैरपुर की एक बहुत मशहूर टिकटॉकर थी। पिछले साल 24 अगस्त 2024 को इनकी लाश मिली थी नेशनल हाईवे पर, जो ईरानी कौसर हॉस्पिटल है उसके पास एक कार से। 3 दिन पुरानी लाश थी। 3 दिन तक ये लाश इनकी और इनके मंगेतर की लाश जो है वो उस कार में पड़ी रही। एक मशहूर और मसरूफ जो है वो एक नेशनल हाईवे है, वहाँ से जो है वो दर्जनों गाड़ियाँ गुजरती हैं। इसकी फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज आई है। ये सीसीटीवी फुटेज इंतहाई अहम है, वो ये दिखा रही है कि एक शख्स 22 अगस्त को रात 8:11 पर वो कार लेकर वहाँ पहुँचता है, गाड़ी खड़ी करता है, उसके बाद वहाँ से वो रवाना हो जाता है। उसके बाद जो है 22 अगस्त के बाद 24 अगस्त को पुलिस जो है उन लाशों को वहाँ से दरियाफ्त करती है। उसके बाद जो है वो लाशों को जो है वो अस्पताल पहुँचाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सीमा खासखैली थी ये एक मशहूर टिकटॉकर थी, लेकिन ये जो है उसकी जो शादी करना चाहती थी उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी जो है वो घोटकी के एक बासर शख्स के साथ हुई थी जिससे उससे तलाक ले ली थी। उसका नाम था, जो मुझे पता चला है, यासीन अंधर। यासीन अंधर को बाकायदा तौर पर इस केस में नॉमिनेट भी किया गया था सीमा खासखैली की वालिदा की जानिब से। और जब ये शादी करने चाह रहे थे तो जो इसका मंगेतर ज़फ़र अब्बास हाजानो वो खौफजदा था, सीमा खासखैली भी खौफजदा थी यासीन अंधर से। उनको ये था कि अगर इन दोनों ने शादी की तो यासीन इन्हें मरवा देगा, और इस खदशे का, इस खौफ का वो इजहार जो है वो अपने रिलेटिव्स के साथ कर चुके थे। और फिर क्या होता है, दोनों मार दिए जाते हैं, उनकी लाशें मिलती हैं। लाशें मिलने के बाद आज हम बात करें 24 अगस्त 2024 की, और आज हम बात कर रहे हैं जून में, अगले 2 महीने बाद जो है साल हो जाएगा। अभी तक इस केस में कुछ आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि अब तो इस केस को सी क्लास करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो मुलजिम था, जिससे इस केस में जो मुलजिम बनाया गया था यासीन अंधर, उसने पहले ज़मानत करा ली, उसके बाद जो उसकी ज़मानत जो है वो कैंसिल हो गई, और उसके बाद जो है इस केस में बाकायदा तौर पर उसकी माँ की जानिब से एक बयान आ गया। अच्छा। एक दरख्वास्त आ जाती है टिकटॉकर की माँ की जानिब से। प्रेशर का अंदाज़ा कीजिए, और वो ये कहती है कि हमारा मुलजिम जो है वो यासीन नहीं है। अच्छा। इस मामले की जो है वो दोबारा से इंक्वायरी कराई जाए। उस पर जो है ये मामला जो है वो सक्खर भेज दिया जाता है। वहाँ से फिर रोहड़ी के एक डीएसपी को जो है इस केस का तफ्तीशी ऑफिसर बना दिया जाता है, और उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब इस केस को जो है वो सी क्लास कर दिया जाए, क्योंकि कातिल यासीन नहीं है। यासीन को बचा रहे हैं आप, सी क्लास कर रहे हैं, लेकिन सी क्लास कैसे कर रहे हैं भाई?
आप असल कातिल तो पकड़ कर लाएं। अगर आप FIR ही सी क्लास कर देंगे तो फिर केस कहाँ जाएगा 2 अफराद के कत्ल का। एक मशहूर टिकटॉकर थी, वो नहीं रही आज। फिर एक और सीमा की कहानी सुना देता हूँ। पेशावर की एक बड़ी मारूफ टिकटॉकर थी, उनकी बॉडी जो है उनके अपने ही फ्लैट से मिली और उसमें जो उसके भाई की मुद्दत में मुकदमा भी हुआ। इसी साल की बात है, 7 फरवरी की बात है। लाश मिलने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाता है। 8 से 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। तो पता है क्या रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट आती है कि जी सीमा रबाब उनका नाम था, इन्हें साइको और बाप के नाम से इनकी टिकटॉक पे आईडी थी। उसमें यह था कि जी इनकी बॉडी से कोकेन, शराब और चर्च समेत 6 मुख्तलिफ नशे मिले हैं। अच्छा। अरे भाई, एक खातून 6 मुख्तलिफ नशे कर रही है, आप उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर आप ये कह के केस खत्म कर रहे हो कि नशे की ज्यादती की वजह से किसी डेथ हो गई। कि नशे कोई उससे जबरदस्ती भी तो करा सकता है, लेकिन जनाब केस सब खाने की नजर हो गया। 7 फरवरी से आज कुछ नहीं है इस केस में। 2 सीमा की कहानी मैंने आपको सुना दी। एक कहानी और सुना देता हूँ। ये जन्नत कुकू उर्फ बिस्मा बीबी, ये भी पेशावर की हैं, बड़ी मशहूर ये भी टिकटॉकर थी। बिस्मा बीबी एक और भी थी जिसके बारे में ये है कि शौहर को कत्ल किया था। जी, वो एक और बिस्मा बीबी थी। वो भी एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर थी। वो उनका ताल्लुक बित्तेफाक से पेशावर से ही था, लेकिन उनका मामला तो ये था कि उन्होंने अपनी शादी के कोई 19 दिन के बाद ही अपने शौहर को जो है वो कत्ल कर दिया था। वो मामला भी जिसे आप थोड़ी देर पहले कह रही थी फेमिसाइड के केसेस, वो भी उसी तरह का केस है कि जनाब एक सुपरमेसी का केस है कि शौहर जो है वो चौकीदार था एक प्लाजा का, शादी इस टिकटॉकर खातून से हो गई थी। उस खातून ने जो बिस्मा बीबी को जो है वो टिकटॉक बनाने से रोकता था और एक मौके पे घर में झगड़ा होता है और झगड़े में जो है वो बिस्मा बीबी जो है वो गोली मार देती हैं। उस केस में बिस्मा बीबी को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, लेकिन ये जन्नत कुकू और उर्फ बिस्मा बीबी हैं, ये कोई और खातून है। अच्छा, ठीक जैसे सना यूसुफ का केस है रिपीटेड रिजेक्शन का, ऐसे ही इससे मिलता जुलता केस जो है ये अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मई की बात है। उसमें सिंपल इतना होता है कि ये जन्नत कुकू जो है अपनी बहन के साथ जा रही हैं। अब्दुल्ला नामी शख्स जो है वो फायरिंग करता है। जन्नत कुकू जो है वो कत्ल कर दी जाती हैं। उनकी बहन चाहत जो है वो शदीद ज़ख्मी हो जाती है। अब्दुल्ला का मसला क्या था? वही मसला था जो यहाँ उमर हयात का मसला है। अब्दुल्ला ने दोस्ती की ऑफ़र की थी जन्नत कुकू को, जन्नत कुकू ने मना कर दिया था, अब्दुल्ला ने गोली मार दी। ये मामला कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी का मामला है। ये मैं आपको बताऊं तो ये 24 अप्रैल का मामला है। हम जून में बात कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 माह होने वाला है। अभी तक अब्दुल्ला नामी वो शख्स जिसने जान ली जन्नत कुकू की, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये टिकटॉकर थी ये खातून भी। एक और केस था, आप हम बात करते हैं ना, जब हम टिकटॉकर्स के कत्ल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हम पाकिस्तानियों ने ये काम बाहर भी किए हैं। जुलाई 2022 का मैं आपको बताता हूँ। एक पाकिस्तानी टिकटॉकर थी सानिया खान। इनकी शादी जो है एक पाकिस्तानी से ही हुई थी जिनका नाम मोहम्मद राहिल अहमद था और ये शिकागो में रहती थी। शिकागो में इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है। ये भी टिकटॉकर थी। ये टिकटॉक पर तलाक के बाद के अपने तजर्बात जो है वो शेयर करना शुरू कर देती हैं। उस पर जो है उनके शोहर को जो है, साबिक शोहर मैं कहूँगा, उनको जो है वो बुरा लगता है। वो जॉर्जिया में रहता था, वो राहिल अहमद, वो जॉर्जिया से चलता है, शिकागो आता है, इसको गोली मार के कत्ल करता है और चला जाता है। और फिर जब पुलिस जाहिर है उसे जब गिरफ्तार करने जाती है वहाँ पर शिकागो की पुलिस, तो वो खुद को भी गोली मार कर जो है वो खुदकुशी कर लेता है। एक केस इसी साल का और है, कोयटा का हिरा अनवर का केस है। बड़ा मशहूर केस है वो भी कि 14 साल की लड़की अमेरिका में पली बड़ी, अमेरिका में पैदा हुई, फैमिली 25 साल से अमेरिका में ही थी, वहीं रहते थे। बाप को जो है वो शिकायत हुई कि बेटी जो है वो टिकटॉकर है और टिकटॉक पे जो है वो कुछ ऐसा मवाद वो डाल रही थी बकौल बाप के कि जो उसे अच्छा नहीं लगता था। उस पर पूरी फैमिली जो है पाकिस्तान आ जाती है। बाप जो है वो प्लान करता है मामू के साथ मिलकर और घर के गेट के ऊपर हिरा अनवर को जो है वो गोली मार दी जाती है। पुलिस जो है जब तफ्तीश करती है तो मामू और बाप जो है मुलविस पाए जाते हैं, दोनों गिरफ्तार हैं। ये भी टिकटॉकर जो आप कह रही हैं ना कि ये जो केसेस इस नौयत के हो रहे होते हैं, इन केसेस में हकीकत यही है। और अभी हम आगे चल के वो रिपोर्ट भी अक़वाम मुत्तहिदा की यकीनन अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज जो जगह है वो उनके अपने घर की चार दीवारी है। तो बड़ी अजीब सी बात है ये। तो इसी तरह अगर
हम बात क्यों ना करें, जब हम इतनी सारी बात करें तो हम कंदील बलोच की भी बात बिल्कुल, करें। कंदील बलोच का केस का क्या बना, इतना हाई प्रोफाइल केस था, ये एक के बाद एक केसेस हैं। अगर उस वक्त कंदील बलोच के केस का कुछ बना होता तो आज शायद ये दिन देखने को ना मिलते। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने, यकीनन ऐसा ही है। जुलाई 2016 यानी अब से तकरीबन 9 साल पहले कंदील बलोच को कत्ल किया गया। कातिल कौन था? उसका भाई। अपना भाई वसीम। हुआ क्या था बेसिकली, बहुत उस वक्त जो है बहुत हाइप इस केस ने पकड़ी थी कि जो इस वाक़े से अपने कत्ल से सिर्फ 1 माह पहले जो है जून में कंदील ने कुछ सेल्फीज़ और एक मुख्तसर सी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की। और ये तस्वीर, ये सेल्फीज़ जो थी, ये बड़े मशहूर स्कॉलर कहलाते हैं जनाब, नाम नेहाद मैं तो उन्हें कहूँगा, मुफ्ती कवी, उनके साथ जो है ये तस्वीर थी। और उसके बाद ये मामला जो है वो बड़ा हाइप पकड़ गया था। और उसके बाद जो है मुफ्ती कवी पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी जो है वो तस्वीर थी। और उस वक्त जो है एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जी ये मजहबी हलकों को बदनाम करने की साजिश है। मुफ्ती कवी भी तनकीद की जद में थे। और उसके बाद जो है वो कंदील बलोच कत्ल कर दी जाती है। कत्ल करने का तरीका क्या होता है कि उसे कोई नशा आवर चीज़ पिलाई जाती है, उसके बाद उसके मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसका अपना भाई जो है वो उसे कत्ल कर देता है। इस केस में मुफ्ती कवी भी जो है वो मुलजिम बनाए गए थे, लेकिन जब फैसला आया तो वसीम को तो उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन मुफ्ती कवी जो है वो बरी कर दिए गए थे। और हम आगे बढ़ते हैं, जब इस केस को देखते हैं तो फिर हमें ये नज़र आता है कि जब वसीम जो है अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर करता है हाई कोर्ट में, तो जो कंदील बलोच का बाप है वो अदालत में एक माफ़ीनामा जमा करा देता है। अपनी बेटी का खून अपने बेटे के ऊपर माफ़ कर देता है। कंदील बलोच के वालिद ने जो अपने बेटे को, अपनी बेटी कंदील बलोच का खून माफ़ किया था, इसके बाद कानून भी पास हुआ था, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जब वसीम को इस बात पे बरी कर दिया गया कि उसके वालिद ने माफ़ कर दिया है, जबकि वसीम ने ये बात कही थी कि उसने अपने ख़ानदान की गैरत के नाम पर जो है अपनी बहन की जान ली है, उसे कत्ल किया है, तो उसके बाद जो है जो हमारे यहाँ ऑनर किलिंग का एक कानून है, गैरत के नाम पे कत्ल का जो कानून है, उसमें बाकायदा तौर पर एक तरमीम की गई थी। इस तरमीम में ये कहा गया था कि अगर गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल में कोई फैमिली का मेंबर अगर माफ़ भी कर देता है तो भी जज जो है वो पाबंद होगा कि वो माफ़ ना करे और केस को चलाए, और जो अगर उसमें सज़ा बनती है तो कम से कम 25 साल वो सज़ा देगा। ये तरमीम हो चुकी है, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा तरमीम है, अमल दरामद के सद तक है, नहीं है, 0 केसेस हैं। कानून पास हुआ, इसके बाद कितने केसेस रजिस्टर हुए और उनका नतीजा क्या निकला? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो डेटा मेरे पास है इस हवाले से वो ये बताता है कि पाकिस्तान में जो उसके बाद केसेस हुए हैं वो रजिस्टर्ड केसेस अगर मैं बात करूं, और सिर्फ अक्टूबर 2016 और जून 2017 के दौरान की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 280 गैरत के नाम पर कत्ल हुए। और ये हर साल जो है तकरीबन यही है कि तकरीबन 300 केसेस पूरे मुल्क में सिर्फ गैरत के नाम पर होते हैं, और उसमें शिकार औरत ही होती है। अच्छा, इसके बाद जो ये सारे केसेस हुए हैं, और ये रिपोर्ट मैं HRCP की एक रिकॉर्ड वो जो अपडेट वो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि 2017 में HRCP का कहना है कि 460 केस रिपोर्ट हुए, जिसमें जो है 376 ख्वातीन वो कत्ल कर दी गई। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं इसमें हमारे यहाँ मर्द भी मारे जाते हैं, और ये वही वाला मामला होता है कि कारोकारी करार देकर जो है वो कारो कर दिया मर्द को और कारी कर दिया औरत को, और इस तरह से जो है वो मर्द भी मारे जाते हैं। तो 194 मर्द भी जो है 2017 में वो इसी गैरत के नाम पर कत्ल में मारे गए। 2016 से और 2018 के दौरान सुप्रीयर कोर्ट्स में यानी आला अदालतों में कोई 88 केसेस जो हैं वो ज़ेर गौर आए, और उनमें से 40% में उम्र कैद हुई, 21% में मुख्तसर कैद या जुर्माने हुए, और 27% में मुलजिमान को बरी कर दिया। सिर्फ सूबे सिंध की अगर मैं बात कर लूँ ना, जनवरी से जून 2019 की, तो 78 ख्वातीन मारी गईं, और इसकी कोई 65 FIRs हुई, सिर्फ 3 अफराद बरी हुए, और बाकी 57 केसेस जो है ना अभी तक पेंडिंग है। कब से? 2019 से। हम बात कर रहे हैं 2025 में। तो ये हर साल केसेस इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। यही सिचुएशन जो है पंजाब में है, यही सिचुएशन आपको KPK में मिलेगी। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद थोड़ी सी कम है, लेकिन हमें नज़र जो है वो यही आ रहा होता है कि कानून मंजूर हो गया, उसके बावजूद
हमें कोई ख़ास असर नज़र नहीं आता। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो तकरीबन हर घंटे में 6 ख़वातीन जो हैं वो कत्ल की जाती हैं, जिसमें का रेशियो यही निकलता है कि हर 10 मिनट पर एक खातून कत्ल की जा रही है। तो आज के दौर में भी ख़वातीन इतनी सॉफ्ट टारगेट है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, आलमी सतह पर ये रिपोर्ट कहती है कि रोज़ाना 140 ख़वातीन कत्ल कर दी जाती हैं। कितनी? 140 ख़वातीन। और इसमें सबसे बुरी बात पता है क्या है? अफ्रीका के बाद जो दूसरे नंबर पर ख़वातीन को कत्ल किए जाने वाला जो इलाका है या रीजन है वो एशिया है। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2023 में 85,000 ख़वातीन को कत्ल किया गया। उसमें से पता है 51,000 जो हैं वो अपने ही ख़ानदान वालों के हाथों कत्ल हुई हैं। यानी औरत अपने घर में ही गैर महफूज है। बिल्कुल। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रही, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। ये है बेसिकली फेमिसाइड। और टिकटॉकर्स उसकी वजह से ज़्यादा इस वक्त, चूँकि टिकटॉक के हवाले से एक बात ये भी है, जो ये ख़वातीन जो सोशल मीडिया पे होती हैं, इनके हवाले से एक ये भी है कि ये हर शख्स जो है इन्हें देख रहा होता है। और इसीलिए जो इस्लामाबाद पुलिस ने इस वाक़े के बाद जो है एक बात, कुछ जो गाइडलाइन जारी की हैं उनमें ये बात है भी कि टिकटॉकर्स ख़वातीन जब अपनी वीडियो शेयर करें तो अपनी लोकेशन शेयर ना करें। एक बहुत बड़ी गलती जो है ख़वातीन इस हवाले से ये भी करती हैं टिकटॉकर्स कि वो अपनी लोकेशन भी शेयर कर रही होती हैं। इस तरह से वो ख़ुद को मज़ीद सॉफ्ट टारगेट बना लेती हैं। तो ये है सिचुएशन। और हम इसकी क्या बात करें, अगर हम ये देखें तो हमें तो ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। वलेरिया मार्केज़ की अगर बात करें तो उनका भी इसी तरह के अपने सैलून पर वो मौजूद थी और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो है वो निशाना बनाया गया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस पता है मुझे किस बात पर है कि ये ख़बर मैं एक जगह देख रहा था फेसबुक पर, और उस फेसबुक पर इस वाक़े के नीचे जो कमेंट्स थे ना, उन्होंने मुझे ज़्यादा हिला दिया। और ये कमेंट जो हैं ये पाकिस्तानियों के थे, क्योंकि एक पाकिस्तानी अकाउंट पे शेयर की गई थी। वहाँ लिखा हुआ था, निहायत माज़रत के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, एक कमेंट था, बहुत अच्छा किया, शाबाश। एक साहब का कमेंट था, वेल डन, ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। एक साहब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी खबर है। एक साहब लिख रहे हैं, अच्छा ट्रेंड चल रहा है। एक साहब लिख रहे हैं, ज़बरदस्त यार। एक और साहब लिखते हैं, गुड जॉब। एक साहब लिखते हैं, टिकटॉक का जवाल चल रहा है आजकल, मजाक उड़ा रहे हैं वो इस वाक़े का। एक साहब लिखते हैं, अच्छा है पाकिस्तान को पाक कर दें गन से, अल्लाह पाकिस्तान से फितना ख़त्म कर रहा है। ये उस वीडियो के ऊपर माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट जो है वो शो हो रहा है कि किस नोयत का इस वक्त एक सोच है बेसिकली। और ये बात मैं इसलिए भी करता हूँ कि जब ये सारे केसेस हों, हम कंदिल बलोच से लेकर अब तक बात कर रहे हैं, हमने सीमा खासखेली की बात की, हमने सीमा गुल की बात की, हमने आयत मरियम की हम शायद बात करने से रह गए थे। आयत मरियम भी एक टिकटॉकर थी, लाहौर की टिकटॉकर थी। इसी साल, अभी शायद महीना भी नहीं हुआ है, उनके शौहर ने उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया, गला घोंट कर घर के अंदर ही। और वजह वही थी कि वो उन्हें टिकटॉक बनाने से मना करता था खुद, जबकि खुद कई वीडियोस में, टिकटॉक वीडियोस में वो खुद उसके साथ है आयत मरियम के, लेकिन उसको कत्ल कर दिया। पकड़ा गया 24 घंटे के अंदर अंदर, लाहौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसा बन चुका है कि गैरत के नाम पे कत्ल करते हुए मर्द ये सोचता है हमारी सोसाइटी में कि वो एक अच्छा इकदाम कर रहा है, और उसकी वजह से केसेस रुक नहीं रही है, केसेस रुक नहीं रहे। और आप ये कमेंट्स देख लीजिए किस नौयत के कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक सोच है। और जब मैं आयत मरियम का तो चलो कातिल पकड़ा गया, हम जिन पुराने केसेस की हम बात कर रहे हैं कंदिल बलोच से लेकर अब तक के, उसमें हमें यही नज़र आता है कि अगर ये हमने 7-8 केसेस बात किए, हमने जिक्र किया है, उसमें से सिर्फ 2 केसेस में हमें नज़र आता है, सना यूसुफ में या आयत मरियम में, कि कातिल पकड़ा गया है। हमें कहीं और तो कातिल पकड़ा हुआ नज़र नहीं आता। अब्दुल्ला कहाँ है जिसने जन्नत को कत्ल किया? कहाँ है सीमा अरबाब का कातिल, जिसको जो है आपने ये कह के उसका केस बंद कर दिया कि जनाब वो तो मंशियात के ज़्यादा इस्तेमाल से मारी गई? कहाँ है सीमा खासखेली और हाजानों के कातिल? और इसके अलावा और कितने हैं जो रिपोर्ट हुए, नहीं हुए, कोई तादाद का शुमार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फ़हीम साहब, आज का प्रोग्राम काफ़ी तफसील से हमने कुछ पुराने वाक़यात थे उनको भी टच किया और ये देखा कि
पुराने वाक़यात से हमने कुछ नहीं सीखा और आज सना यूसुफ का एक और नया वाक़या जो है हमारे सामने मौजूद है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत अफसोसनाक बात है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।